पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ। तो आपका सिंपल सिप का पोर्टफोलियो बढ़िया चल रहा है, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज्यूमिंगली ऐसे करते हुए आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, आपको मजा आ रहा है देख के कि वाह मेरा पोर्टफोलियो कमाल हो गया। लेकिन पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, जैसे कि 2020 में कोरोना वायरस की सिचुएशन आई, मार्केट्स डाउन हो गए, ईटीएफ्स डाउन हो गए, शेयर डाउन हो गए, म्यूचुअल फंड सब कुछ डाउन हो गया, और वहां पे आपका पोर्टफोलियो देखिए कैसे नीचे नीचे जाते जाते नेगेटिव में आ गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। और सिर्फ SIP नहीं, मैं कंपेयर करने वाला हूं नॉर्मल SIP जो ज्यादातर लोग जानते हैं उसको शेयर जीनियस SIP, जो कि हमारे प्रिय महेश सर ने हमें दी है, हमें बताई है। तो उसी का वीडियो है आज, शेयर जीनियस SIP वर्सेस नॉर्मल SIP। क्या होता है जब हम शेयर जीनियस मेथड से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, और क्या होता है जब हम सिंपल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल SIP, इस केस में जो मैं नॉर्मल SIP कह रहा हूं उसको मैं किस चीज को नॉर्मल SIP रेफर कर रहा हूं, जिससे मैं कंपेयर करने वाला हूं, और ज्यादातर लोग इसे जानते होंगे। तो नॉर्मल SIP में होता क्या है, हम सबसे पहले चूज करते हैं म्यूचुअल फंड या फिर ETF। सेकंड हम चूज करते हैं कि हमारा क्या फिक्स्ड अमाउंट होगा हर महीने जो हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस SIP में। ठीक है, तो आपने से 10,000 सेलेक्ट कर लिया अपने लिए कि मंथली में इतना इतना हर मंथ करता रहूंगा, और फिर हम इन्वेस्ट करते रहते हैं वो SIP अमाउंट हर मंथ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स। तो हम वो SIP हर महीने बिना चेंज किए वो 10,000 रुपीज या जो भी आपका अमाउंट है 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, या 5 साल के बियॉन्ड इन्वेस्ट करते रहेंगे। और उसके बाद फाइनली जब हमारा प्री डिफाइंड टेन्योर पूरा हो जाता है, या फिर 5 साल के बाद कभी भी जब हमें पैसे की जरूरत है, तो हम पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, जो भी हमारे फंड की वैल्यू बन जाती है उस वक्त। तो ये होता है सिंपल SIP। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप SIP 10,000 की कर रहे हैं तो पहले मंथ आप 10,000 देंगे, सेकंड मंथ 10,000, थर्ड मंथ 10,000, और ऐसे ऐसे करते लास्ट मंथ तक भी आप 10,000 ही दे रहे होंगे। ये है नॉर्मल SIP। अब बात करते हैं शेयर जीनियस SIP, जो हमें महेश कौशिक जी ने दी है। इस पर सर ने वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा गूगल शीट में, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, एक और ऑटोमेटेड गूगल शीट में आपके लिए लेकर आया हूं इस शेयर जीनियस SIP को बैक टेस्ट करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, अगर आप इसे यूज करते हैं तो। और महेश सर ने रिसेंटली एक किताब भी लिखी है SIP पे, उसमें भी शेयर जीनियस SIP चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा। तो जिन लोगों ने वो किताब नहीं खरीदी है, मैं हाईली रेकमेंड करता हूं, अगर आप SIP की पावर को जानना चाहते हैं और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करके आप कैसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं उसको जानना चाहते हैं, तो आप वो किताब जरूर पढ़िए। फिलहाल वो हिंदी में अवेलेबल है, तो जो लोग हिंदी अच्छे से पढ़ पाते हैं वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में आई एम नॉट श्योर कब तक आएगा वो वर्जन, तो महेश सर जैसे ही वो अपडेट करते हैं मैं भी अपने चैनल में पोस्ट कर दूंगा जब वो इंग्लिश वर्जन आएगा। फिलहाल हिंदी वाली बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस गूगल शीट में भी दे दूंगा। तो क्या है ये शेयर जीनियस SIP? इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने नाम रखा है SSIP। तो इसके स्टेप्स जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें सेलेक्ट करना होता है ETF निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पे बेस्ड। जी हाँ, हम इसे ETF में करेंगे, और जो कि बेस्ड हो बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 इंडेक्स पे बेस्ड। ठीक है, तो 18 जून को मैंने ये डेटा कैलकुलेट करा था, काफी समय से मैं इस शीट पे काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आज अगस्त चल रहा है और 18 जून से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था खुद यूज करना SIP। तो अगर आप टॉप 5 बाय वॉल्यूम निफ्टी 50 ETF की बात करें तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के ETF भी स्क्रीन पर है। एज ऑफ 18 जून ये वाले टॉप वॉल्यूम थे। तो यूजुअली निफ्टी बीज और बैंक बीज में तो टॉप वॉल्यूम रहते ही हैं। तो आप जब भी चेक करेंगे आप चेक कर सकते हैं उसके वॉल्यूम्स, आपको पता चल जाएगा। तो एक बार आपने ETF सेलेक्ट कर लिया कौन सा करना है, उसके बाद नेक्स्ट है आपको डिसाइड करना है कि कितने SIP से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट करना चाहते हैं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको धीरे धीरे जब कैलकुलेशन समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो हम एग्जांपल मान लेते हैं कि हम 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट रखते हैं। ठीक है, तो पहले दिन आप 10,000, जिस दिन भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मंथ में किस दिन स्टार्ट करना है, मार्केट किस कंडीशन में होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे कभी भी स्टार्ट कर लीजिए। SIP की पावर ही यही है कि आपको कभी भी स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरेज आउट होकर आपको सही वैल्यू दे देता है। तो आप मंथ में किसी भी दिन स्टार्ट कर लीजिए और वो दिन हो जाएगा आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कर दे। फिर एक बार जब पहले मंथ हमने खरीद लिया और मंथ पूरा हो गया, मंथ एंड पे हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी फंड वैल्यू क्या है। फंड वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं
नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने खरीदी थी और उस ETF का प्राइस क्या चल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, वो आपकी फंड वैल्यू है। कितना आपने इन्वेस्ट किया वो नहीं, कितना उसकी अभी मार्केट वैल्यू है वो होगी फंड वैल्यू। तो वो देखिए क्या वो प्लस में है यानी कि प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। यहाँ पे शेयर जीनियस SIP डिफरेंट हो जाती है नॉर्मल SIP से, पहली चीज में। इसके आगे भी और डिफरेंसेस आएंगे। तो हमें क्या करना है, अगले महीने हमें 10,000 या जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट किया उसकी SIP नहीं करनी है। हमें SIP को चेंज करना है बेस्ड ऑन हमारी फंड वैल्यू क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया है, से हमारा फंड वैल्यू 10% बढ़ गया। एक महीने में यूजुअली ऐसा नहीं होगा, बहुत ही रेयर केस है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने 10% लिया है। तो आपका अगर फंड वैल्यू 10% बढ़ गया है तो आपको उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4। तो अगर 10% बढ़ा है तो 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया 40%। तो अगर आपका 40% बढ़ा है तो आप अपनी EMI को घटा देंगे। जी हाँ, यानी कि मार्केट अभी बढ़ा हुआ है तो हम कम इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट, इसलिए आप 40% से घटा देंगे। तो इस केस में 10,000 में से 40% निकाल दिया यानी कि 4,000 निकाल दिया, बच गया 6,000। तो अगले मंथ की SIP आपकी होगी 6,000। तो ये वाला SIP प्लान ऑटोमेट नहीं होता है, आपको मैनुअली करना होगा, क्योंकि हर महीने के एंड में आपको कैलकुलेट करना है और फिर उतना इन्वेस्ट करना है जो भी अमाउंट निकल के आता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में है, नेगेटिव में है, अगेन वही करेंगे, आप कितना परसेंटेज नेगेटिव में है उसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और उतना अमाउंट बढ़ा दीजिए अपनी SIP में। यानी कि अभी मार्केट सस्ता है, वो ETF सस्ता है, तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर सेम एग्जांपल 10% हमारा पोर्टफोलियो डाउन है तो हम 40% बढ़ा देंगे, यानी कि 140% 10,000 का, विच इज 14,000। तो 14,000 रुपीज का हम अगले महीने इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरह हर महीने के एंड में आपको चेक करना है कि आपका पोर्टफोलियो प्लस में है, तो आप जो भी परसेंटेज से वो प्लस में है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, EMI को उतना घटा दीजिए। 10,000 होगा आपका बेस कैलकुलेशन के लिए EMI, यानी कि पिछले महीने आप 14,000 पे पहुंच गए थे तो उसका कैलकुलेट करना नहीं, वो 10,000 जो आपने डिसाइड किया, जो फर्स्ट आपने SIP करी थी, उस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर महीने कि कितना उस 10,000 से बढ़ाना है SIP अमाउंट या घटाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंथली SIP करने का तरीका। तो ये मैनुअल है ऑफकोर्स, क्योंकि हम हर महीने चेंज कर रहे हैं उसे, लेकिन इसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, वो अभी आप देखेंगे। तो ऐसा करते करते ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर इसे करेंगे, क्योंकि अगर आप सोचें, एक बार अगर 25% आपका पोर्टफोलियो प्लस में चला गया, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 100%, यानी कि आपका सारा का सारा EMI घट जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो जीरो EMI पे हम इसे कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग हम कब करते हैं, अगर विद इन 12 मंथ्स आपका 25% अचीव हो जाता है, आप जिस दिन भी 25% होता है उस दिन सेल कर दीजिए, पूरा का पूरा यूनिट, सारी यूनिट सेल कर देंगे और एग्जिट कर लेंगे। तो अगर ये 12 मंथ्स में होता है, लेकिन अगर वो 12 मंथ के बियॉन्ड चला जाता है तो आप 12% टारगेट करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। एक बार आपने जब प्रॉफिट बुक कर लिया, जो लमसम अमाउंट आपके पास आएगा उसको आपको डाल देना है किसी कॉर्पोरेट फंड में, ताकि आपको उसमें से रिटर्न्स आते रहें, क्योंकि उसके बाद फिर से आप अपनी SIP कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बार अमाउंट आप चेंज कर देंगे। तो क्या करना है उसमें, आप जो भी अमाउंट आपका टोटल आया उसे 16 से डिवाइड कीजिए। महेश सर ने 12 से कहा था, लेकिन जब मैंने बहुत सारी बैक टेस्टिंग करी अलग अलग फंड्स में, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, अमाउंट इस तरह आ रहा था कि आप उसे 16 EMI तक कंटिन्यू कर पा रहे थे ऑन एन एवरेज। तो मैं उसे 12 से डिवाइड करने की जगह 16 से डिवाइड करना प्रेफर करता हूँ, और जो मैं बैक टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा उसमें यही फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आप 16 से डिवाइड कर दीजिए उसको अमाउंट को, यानी कि हम अब वो EMI बढ़ाने वाले हैं अपना। तो 10,000 जो पहले था प्लस जो भी 16 से डिवाइड करके यहाँ अमाउंट आता है, दोनों को ऐड करिए, वो आपका न्यू SIP अमाउंट है। अभी मैं आपको गूगल शीट में दिखाऊंगा ये सारी कैलकुलेशन, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन इस तरह से आपको प्रॉफिट बुकिंग के बाद SIP अमाउंट बढ़ाना है। तो मेनली आपका 10,000 ही जा रहा है मंथली, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो फिर SIP अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं गूगल शीट और ये सारी कैलकुलेशन समझाता हूं कि बेनिफिट्स क्या हैं इस तरह से SIP करने के वर्सेस नॉर्मल SIP के। ओके दोस्तों, सो ये है वो गूगल शीट जिसका नाम है शेयर जीनियस SIP, और सबसे पहली शीट आप देखेंगे शेयर जीनियस SIP मेथड। ठीक है, इसमें मैंने वो मेथड जो अभी आपको समझाया वो पूरा डिटेल में, प्लस कुछ और पॉइंट्स जो मैंने वीडियो में नहीं कहे वो लिख दिए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप इस SIP को ETF की जगह किसी म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बुक में अगर आप पढ़ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सर ने महेश कौशिक सर ने अपने ब्लॉग में हमें बताया था कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें अपने SIPs के लिए। वही मैं क्राइटेरिया यूज करता हूं अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए, और उसका लिंक मैंने आपको यहाँ दे दिया है। ठीक है, एक और पॉइंट
आप सोचेंगे कि वो 4 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर महीने। तो महेश सर जब अपनी बैक टेस्टिंग कर रहे थे, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तो उन्होंने काफी सारे मल्टीप्लायर्स यूज करे, 2, 2.5, 3 एंड सो ऑन, एंड लाइक 4 से बियॉन्ड भी करे, लेकिन 4 में सबसे बेस्ट रिजल्ट आए, इसलिए हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने नेक्स्ट मंथ की EMI कैलकुलेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे पूरे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में, कमेंट में पूछिए अभी, लेकिन अभी जाइए मत, अभी मेन चीज बाकी है, इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं बैक टेस्टिंग में, और आप अपनी खुद की बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, वो है इस शीट में बाकी का चीज। और प्लस इस शीट में आप देखेंगे यहाँ पे टॉप में मैंने महेश सर की वो SIP वाली बुक का लिंक दे दिया, अगर आप खरीद के पढ़ना चाहें। अमेजिंग बुक, मैंने तो पहले दिन ही खरीद ली थी, और फ्रैंकली ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैंने म्यूचुअल फंड्स काफी पहले इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन ये वाली किताब पढ़ने के बाद फिर से मुझे पता चला म्यूचुअल फंड्स और SIPs की पावर, और किस तरह मैं उन्हें लॉन्ग टर्म में यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने दोबारा से अपना पोर्टफोलियो रिवैम्प किया और सब कुछ रीशफल करके म्यूचुअल फंड्स को भी इंक्लूड किया उसमें। तो ये बुक काफी 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 अच्छी है। तो ये बुक में आपको काफी नॉलेज मिलेगी SIPs के बारे में, तो जरूर ट्राई करें, और कोई महंगी बुक भी नहीं है। और अगर आप महेश सर का वीडियो देखना चाहते हैं इस SIP पे, जो उन्होंने 31 अगस्त 2020 को बनाया था पिछले साल, वो ये लिंक यहाँ पे दे रखा है। उस वीडियो के बाद सर ने ये बुक लिखी थी, तो कई सारे क्वेश्चन जो उस वीडियो में आंसर नहीं हुए हैं वो बुक में आंसर हुए हैं, प्लस मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर भी कर दिए हैं इस शीट में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो बुक पढ़ना आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, बिकॉज SIPs आर फॉर लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि आप 1 महीने 2 महीने के लिए कर रहे हैं, आप सालों साल के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे से उसे जान कर करें, इसलिए बुक जरूर पढ़िएगा। अब मैं बात करता हूं बैक टेस्ट की। तो मैंने एक टेम्पलेट बनाया है, टेम्पलेट इज इन द सेंस अगर आप यहाँ पे डिटेल्स चेंज करेंगे तो आप खुद की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 की बैक टेस्टिंग करी है, SIP अमाउंट रखा 10,000, स्टार्ट डेट रखा 30 जुलाई 2015, यानी कि आज से 6 साल पीछे, और एंड डेट 13 अगस्त विच इज टुडे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला येलो जो कॉलम है, यहाँ पे आपको डेटा भरना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ इस शीट में क्या क्या है। इस वाले सेक्शन में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, जैसे जैसे मैं नीचे की शीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम फर्स्ट SIP। तो जब हम SIP स्टार्ट करते हैं, ये कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिकली, जिस दिन SIP स्टार्ट करी वो है 0th डे, और जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो कैलकुलेट करता रहेगा कितने दिन बीत गए हैं, और ये हैं कैलेंडर डेज, नॉट ट्रेडिंग डेज। ठीक है, उसके बाद मैंने डे भी डाल दिया, जस्ट आपको पता चल जाए कि किस दिन ये EMI एग्जीक्यूट हुआ जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका स्ट्रैटेजी से लेना देना कुछ नहीं है, तो अगर आप ये नहीं भी ट्रैक करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला डाला है कि B2 में जो है, B2 है यानी कि निफ्टी 20 में जो मैंने डाला है, जो भी यहाँ पे आप डालें B2 में, निफ्टी 20 डालेंगे, बैंक 20 डालेंगे, कोटेक निफ्टी डालेंगे, जो भी ETF आप डालेंगे उसका ये कैलकुलेट कर लेगा क्लोज प्राइस फ्रॉम D2 विच इज द स्टार्ट डेट टू E2 विच इज द एंड डेट। तो यहां से लेके यहां तक वो आपको क्लोज प्राइस ऑटोमेटिकली दे देगा इस फॉर्मूला से, तो आपको कहीं से मैनुअली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये डेटा। यहाँ पे मैंने हल्के फॉन्ट कलर में मिनिमम क्लोज और मैक्सिमम क्लोज भी डाला है, ये जस्ट डबल चेक करने के लिए है हमारा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निफ्टी 20 की जगह, आप निफ्टी 20 में देखेंगे मिनिमम क्लोज आ रहा है 70, अगर इसमें फाइंड करूं इस शीट में, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 70, तो ऊपर की और नीचे की वैल्यू 70 के रेंज में, यानी कि ये सही है। सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम को फाइंड करूं, ऊपर की नीचे की वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सेम चीज करता हूं बैंक 20, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, डेटा यहाँ आने में आ गया। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम क्लोज को मैं फाइंड करता हूँ शीट में, ऊपर नीचे की वैल्यू उसी रेंज में है 136 के आसपास, लेकिन मैक्सिमम को जब मैं ढूंढता हूँ, यहाँ पे गूगल फाइनेंस के डेटा में हल्का सा कोई ग्लिच आ गया था उस दिन, शायद उसने डेसिमल पॉइंट ही एक आगे बढ़ा दिया, जिससे कि हमारा पूरा डेटा मैसअप हो गया सारी कैलकुलेशन मैसअप हो गई। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये दिया है, और आपको जैसे यहाँ पे ये दिखे, आप डेटा को करेक्ट कर सकते हैं बाय कॉपिंग ऑल ऑफ दिस डेटा एंड देन डूइंग पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यूज ओनली, उसके बाद वो फिक्स हो जाएंगे, फॉर्मूला से डेटा नहीं आ रहा, एक बार आ गए उसके बाद आप जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वो वैल्यू स्थिर रहेगी, वैसी ही रहेगी। तो फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ निफ्टी 20 की शीट में मैंने ऑलरेडी कर रखा है, वहां आप देख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा डेटा। ऑटोमेटिकली कैसे आएगा, तो डेट और क्लोज प्राइस आ जाएंगे, सारी कैलकुलेशन मैंने क्लोज प्राइस के ऊपर की है। उसके बाद मैंने निकाला है मंथ चेंज, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के मैंने निकाल लिया इस डेट में कौन सा मंथ है। तो देखेंगे आप 31 जुलाई के बाद अगस्त होते ही यहाँ अगस्त आ जाता है,
और यहाँ पे एक फॉर्मूला से पता चल जाता है, जैसे ही यहाँ मंथ चेंज होगा ये यस बोल देगा। ये इसलिए क्योंकि मैंने जब ऑटोमेट किया तो मैंने ये अज्यूम किया कि जैसे ही मंथ चेंज होगा हम SIP कर देंगे, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ वी विल डू द इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद बाय प्राइस, सिंपली जो क्लोज प्राइस है वो यूज किया मैंने। बॉट यूनिट्स वो निकल के आ रहे हैं SIP अमाउंट को डिवाइड कर दिया बाय प्राइस से, इतने यूनिट्स। अब ऑफ कोर्स आप जब ETF खरीदते हैं आप डेसिमल्स में नहीं खरीद सकते, तो यहाँ ऑटोमेशन लगाया इसलिए मैंने डेसिमल्स में आ रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली करेंगे तो 52 या 53 खरीदेंगे। और उसके बाद टोटल इन्वेस्टेड आ जाएगा, जो कि ये सिंपली ऐड कर रहा है ये वाला अमाउंट और पिछला अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया। तो आप देखेंगे यहाँ 10,000 चेंज नहीं होता जब तक हमारी नेक्स्ट EMI नहीं आ जाती। उसके बाद है टोटल यूनिट, सिमिलरली जो भी यूनिट हमने खरीदे हैं और जब नए यूनिट खरीदेंगे वो ऐड होके कितने हो गए टोटल यूनिट्स। इस टोटल यूनिट को मल्टीप्लाई कर दे हम क्लोज प्राइस से, वो आ जाता है हमारा करंट फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे। उस दिन के एंड में हमारा क्या करंट फंड वैल्यू था और हमने फंड वैल्यू में क्या गेन या लॉस किया वो अमाउंट में आ जाएगा। और सेम चीज परसेंटेज में आ जाएगी कि कितना परसेंट हमने लूज या गेन कर लिया है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम अपने नेक्स्ट मंथ की EMI कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे जैसे ही मंथ चेंज हुआ, फॉर्मूले सब जगह लगे हैं लेकिन यस वहां पे ही आएगा जहां मंथ चेंज हुआ है। तो ये सारा ऑटोमेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है आपके लिए। और बाय प्राइस आ गया, बाय बॉट यूनिट्स आ गई, और EMI यहाँ पे क्योंकि हमारा यहाँ देखिए 8.98% डाउन था पोर्टफोलियो, तो इसने इसे मल्टीप्लाई किया 4 से और फिर जो EMI कैलकुलेट होके आई 10,000 का वो परसेंटेज विच इज अराउंड 40%, इसने बढ़ा दी EMI और उतना खरीद लिया। तो इसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे पोर्टफोलियो वाज डाउन 1.6%, तो थोड़ा ही EMI बढ़ाया इसने, पोर्टफोलियो डाउन 0.42%, थोड़ा ही EMI बढ़ाया। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि पोर्टफोलियो डाउन है तो इतना बढ़ाना है, अप है तो उतना घटाना है। वाला अप वाला सिचुएशन भी आएगा, जैसे यहाँ पे आया 2% अप था तो इसने EMI कम कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। तो EMI तो यहाँ पे हो रहे हैं। अब बारी आती है सेल करने की। तो जैसे मैंने आपको बताया कंडीशन है कि अगर विद इन 12 months फ्रॉम आवर स्टार्टिंग ऑफ द SIP इफ वी आर गेटिंग 25% वी विल सेल इट। अगर 12 महीने से ऊपर चला जाता है तो हमें 12% प्रॉफिट मिलने पे हम सेल कर देंगे। वो फॉर्मूला मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर B7 जो कि है ये नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द SIP, अगर 365 के बराबर या उससे कम है तो हमारा टारगेट वो चेक करेगा 25%, और अगर 365 डेज से ज्यादा है तो वो चेक करेगा 12%। तो ठीक है, देखते हैं कब आया हमारा पहला सेल। तो 366 डेज में हमारा पहला सेल आया 13% प्रॉफिट पर, क्योंकि यहां तक तो ये 25% ढूंढ रहा था 365 डेज तक, लेकिन उसके बाद जैसे ही 12 मंथ्स के बियॉन्ड गया हम 12% पे ही बुक कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट पहला बुक हो गया। प्रॉफिट बुक हो गया मतलब इतना प्रॉफिट हमने लॉक कर लिया, और यहाँ पे जो भी हमारा करंट फंड वैल्यू था 1,51,462 ये हमें मिल जाएगा। और उसके बाद अगस्त की सिप चली गई थी तो हम नेक्स्ट सिप करेंगे सितंबर से। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जीरो रखता है और जैसे ही सितंबर आता है नेक्स्ट सिप स्टार्ट कर देता है, ये वाला ऑटोमेटिक शीट, ठीक है। और सिप का अमाउंट भी आप देखेंगे यहाँ पे बढ़ गया, उसमें मैंने न्यू सिप अमाउंट कैलकुलेटर में डाला है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, ये जब भी सेल हो रहा है तो फंड वैल्यू को वो 16 से डिवाइड कर रहा है और ऐड कर दे रहा है उसमें जो भी हमने इनिशियल सिप अमाउंट चूज किया था, और उससे हमारा नया सिप का अमाउंट आ जाता है। तो आप देखेंगे मंथली सिप यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और अगेन वही चीज फॉर्मूले के हिसाब से लगती रहती है कि अगर बढ़ा हुआ है हमारा पोर्टफोलियो तो सिप का अमाउंट कम कर दो, घटा हुआ है तो बढ़ा दो, ऐसे चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा आया 25%, क्योंकि एक साल के अंदर ही हो गया तो 25% पे यहाँ पे हमने सेल कर दिया। नेक्स्ट आया 373, 385 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। ये होता रहा। यहाँ पे थोड़ा सा एनॉमली ग्लिच आ गया जो कि मैं आपको बैंक बीज की ये वाली शीट में दिखा देता हूँ। सेम चीज सेम डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट हमारा सेल हुआ था 5 नवंबर 2020 और यहां तक हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था 2,03,000 रुपीज। उसके बाद ये अभी चल ही रहे हैं सिप, और 10 अगस्त तक मैंने ये डेटा कैप्चर किया था। तो यहाँ पे जाके हमारी करंट फंड वैल्यू इस पे थी 9% अप। ओके दोस्तों, तो ये हो गया शेयर जीनियस का कैसे सिप कैलकुलेट होंगे, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। लेकिन अब आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए मैंने सिंपल SIP को भी इस शीट में इंक्लूड कर दिया ताकि आप पैरेलली एक साथ देख सकें। तो आइए देखते हैं क्या है और कहां पे मुझे सिंपल सिप वर्सेस शेयर जीनियस से बहुत 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 पसंद आया। जब हमारा पहला सेल यहाँ पे आया था तो
तो हमने 17,000 प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप सिंपल सिप में देखें उस वक्त उसमें से 14,000 ही प्रॉफिट आया था, नोशनल प्रॉफिट। अगेन नोशनल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन हमने बुक नहीं किया। आप उसे अनरियलाइज प्रॉफिट कह सकते हैं, सिंपली नोशनल प्रॉफिट कह सकते हैं, क्योंकि हम वो बुक नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल एसआईपी में 14,000 था। तो पहला चीज तो आप यही देख सकते हैं कि शेयर जीनियस सिप में हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा ही होंगे बिकॉज ऑफ द चेंजेस वी डू इन दी सिप अमाउंट एवरी मंथ। ये है पहली चीज। दूसरी चीज है वो आप देखेंगे पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ। तो आपका सिंपल सिप का पोर्टफोलियो बढ़िया चल रहा है, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज्यूमिंगली ऐसे करते हुए आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, आपको मजा आ रहा है देख के कि वाह मेरा पोर्टफोलियो कमाल हो गया। लेकिन पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, जैसे कि 2020 में कोरोना वायरस की सिचुएशन आई, मार्केट्स डाउन हो गए, ईटीएफ्स डाउन हो गए, शेयर डाउन हो गए, म्यूचुअल फंड सब कुछ डाउन हो गया, और वहां पे आपका पोर्टफोलियो देखिए कैसे नीचे नीचे जाते जाते नेगेटिव में आ गया। अब ऐसे में इमेजिन कीजिए आपने सिप कर रखा है और आपको पहले तो प्रॉफिट्स दिख रहे थे, आपने कुछ बुक नहीं करा, और अचानक ऐसी कोई सिचुएशन आने की वजह से, हो सकता है मार्केट डाउन ना हो सकता है आपका पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड आपने चूज किया हो या फिर जो ईटीएफ चूज किया हो उसमें कुछ ऐसा आ जाए जिससे वो डाउन चला जाए कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, या फिर ओवरऑल मार्केट ही डाउन चला जाए। तो सेंटिमेंट्स पूरे डाउन जाने की वजह से हर चीज डाउन जाती है, जैसा पिछले साल हुआ और कई बार पहले भी हो चुका है, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। वहां पे आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आपको जब दिखेगा ना, तो आपके इमोशंस आपको कोसेंगे कि क्यों नहीं मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्यों नहीं मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जहां मैं प्रॉफिट बुक करके यार कुछ तो पैसे बचा पाता अपने। यहाँ आपको ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं कि यार अब तो सारा पैसा चला गया। जब जब आप देखिए बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है उसका इफेक्ट, और लगातार कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, मंथ पे मंथ बीतते जा रहे हैं और धीरे धीरे चेंज होता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे में आपके इमोशंस आपको बहुत 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 रुला देंगे और आपका मन करेगा एसआईपी भी बंद कर दूं, लॉस में बुक कर दूं, हो सकता है मेरा सारा पैसा ही चला जाए। तो ऐसे कंडीशन में सिंपल सिप्स, अगर आपकी आदत है हर मंथली चेक करना या फिर ईयरली चेक करना, कभी भी आप चेक कर रहे हैं, चेक तो करेंगे अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे आपको आपके इमोशंस बिल्कुल बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। ऐसा ही होता है ज्यादातर लोगों के साथ, क्योंकि उनके पास कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं होता, और वो जब ऐसे लॉसेस आने लगते हैं वहां पे उन्हें लगता है तो सब कुछ खत्म है, और वहां पे वो गलती कर देते हैं लॉसेस बुक करने की। तो यहाँ पे अब देखिए, तो मैंने जो आपको यहाँ एग्जांपल दिखाया, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो चुका है 1,30,000 शेयर जीनियस सिप में, और करंटली हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1,28,000 वर्सेस यहाँ पे आपका 5,50,000 इन्वेस्टेड था, प्रॉफिट बुक वॉज 0, कुछ प्रॉफिट बुक नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लग ही रहा था कि लॉन्ग टर्म में अच्छा जाएगा, जो कि आप देखेंगे नीचे सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि जब पैंडेमिक से रिकवरी आई, इकोनॉमी बहुत अच्छी बूस्ट मारी 2020 और 2021 में बहुत अच्छी रिकवरी आई है यहाँ पे। लेकिन जब ये एक्चुअल आप उस सिचुएशन में होंगे, उस महीने में होंगे, आपको नहीं पता होगा फ्यूचर में क्या दोबारा ऐसा होने वाला है, हर बार ऐसा होने वाला है, जल्दी होना है, देर में होना है, आपको नहीं पता होगा। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका 10, 15, 20 ईयर्स जब तक नहीं है, तब तक आपको ऐसे इमोशंस परेशान करते रहेंगे। इसलिए शेयर जीनियस सिप में ये वाला पार्ट चला जाता है कि आप प्रॉफिट बुक नहीं किया, प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं और आप अपने आप को ज्यादा सिक्योर करके रखते हैं, और आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ा हुआ ही रहता है कंपेयर टू नॉर्मल एसआईपी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब नेगेटिव में यहाँ है, हमारा पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में है यहाँ पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है और हम ज्यादा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। शेयर मार्केट डाउन होने की वजह से हमारे एसआईपी अमाउंट बढ़ गए, क्योंकि जब शेयर मार्केट डाउन होता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा इन्वेस्ट करने की और उसका फायदा उठाने की। ऑल्दो यहाँ पे भी वो हो रहा है, लेकिन इमोशंस आपका साथ नहीं दे रहे होंगे उस वक्त, इसलिए शेयर जीनियस सिप मुझे बहुत पसंद है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो मैंने यही सारी डेट रेंज यूज करी, निफ्टी बीज में, बैंक बीज में, कोटेक निफ्टी जो सर ने एग्जांपल दिया था अपनी बुक में और अपनी वीडियो में, कोटेक निफ्टी एमके बीटी वाला जो ये पर्टिकुलर है, इसमें मैंने वो डेट्स यूज करी जो सर ने एग्जांपल के तौर पे अपने वीडियो में बताई थी, जहां उन्होंने दिखाया था 50% ज्यादा रिटर्न्स कैसे आते हैं। लेकिन 50% हर एक सिचुएशन में नहीं आए, बट सिर्फ नॉर्मल सिप से ज्यादा ही आए, ये तो है। 50% भले ही ना आए हो ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा जरूर आए। ओके, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मैंने म्यूचुअल फंड में भी आपको करके दिखाया। तो आपको अगर किसी में भी टेस्टिंग करनी है, यहाँ पे जस्ट उसका कोड डालिए और आपको वो टेस्टिंग करके दे देगा। शेयर्स में ये रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स में इस तरह से इन्वेस्ट करना ठीक नहीं माना जाता।
शेयर्स में अगर आप करना चाहते हैं तो आप महेश सर की बुक पढ़ सकते हैं, चंदू चिंकी वाली, उसमें बताएंगे शेयर्स में कैसे करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के लिए ये बेहतरीन तरीका है इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आप कंपैरिजन में देख सकते हैं। मैंने आपके लिए कंसोलिडेट कर दिया ताकि आप एक ही जगह सारे कंपेयर कर सके। अगर कोटेक निफ्टी में किया होता सेम पीरियड के लिए या निफ्टी बीस में किया होता तो क्या क्या रिजल्ट्स आए होते। तो अगर आप निफ्टी बीस और बैंक बीस को कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे बैंक बीस में ज्यादा रिटर्न्स आए वर्सेस निफ्टी बीस में। आई थिंक इसका कारण यह है कि बैंक बीस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी है, इसलिए वो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है नीचे इन्वेस्ट करने की, सस्ते खरीदने की, इसलिए शायद ये ज्यादा रहा। ठीक है, और सिंपल सिप और शेयर जीनियस सिप दोनों का डेटा मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आराम से बैठ के कंपेयर कीजिए, अपनी ओन टेस्टिंग करिए। और एक चीज जो इसमें आपको नहीं दिखेगी वो है कि जब आप लंप सम बुक करते हैं शेयर जीनियस में, जो पैसा आपको आता है और वो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में डालते हैं, उसका जो रिटर्न आ रहा है वो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है। तो वो है आपका एडेड बोनस, और उसी की वजह से आपको ये डिफरेंसेस दिखेंगे कि भाई यहाँ पे तो 7,30,000 इन्वेस्ट हो गए थे मैक्स, और हमारा करंट फंड वैल्यू होता 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो कम है, क्योंकि वो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका पैसा पड़ा है उस पे जो रिटर्न्स आ रहे हैं, जो कि एफडी से यूजुअली ज्यादा ही होते हैं, लाइक 6, 7, 8% होते हैं, वो यहाँ मेरी कैलकुलेशन में नहीं है, क्योंकि उसे ऑटोमेट करना आसान नहीं था मेरे लिए। तो अगर फ्यूचर में होगा तो मैं जरूर इस शीट को अपडेट कर दूंगा, वो भी डाल दूंगा, उस पर काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। बट आप ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि आपको आपके मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट पे, जो भी शेयर जीनियस सिप में मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट आप यहाँ देख रहे हैं, एवरेज मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट, उस पे 2 to 3%, बिकॉज क्योंकि आप धीरे धीरे अमाउंट उसमें से निकाल के सिप में डाल रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा आपको पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसका हाफ या हाफ से कम मिलेगा। तो इसलिए 2 to 3% और ऐड कर दीजिए इसमें एनुअली, वो है आपके अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स शेयर जीनियस सिप से वर्सेस सिंपल सिप से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वाला कंपैरिजन और ये वाली बैक टेस्टिंग, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए बिंदास, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं कमेंट्स में आपको जवाब दूं। और ये वाली शीट मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक, आप इसे कॉपी कर सकते हैं अपने अकाउंट में और फिर अपनी बैक टेस्टिंग करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये, और बुक जरूर पढ़ें और महेश सर के वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वहां से, और मैं उसके एनहांसमेंट लेकर आता रहूं। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे जल्दी ही, बाय बाय।